हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले क्लास 10th का जो कि चैप्टर है मेटल नॉन मेटल। आज हम मेटल नॉन मेटल का नया टॉपिक जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इस लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, जितने भी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर मेटल नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 2। तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इस लेक्चर में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स एंड रिएक्शंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहला टॉपिक जिसमें आ रहा है फर्स्ट, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। पहले मेटल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन करते हैं केमिकली। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर, तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में हेल्प भी करेगा कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट रिएक्शन एंड फर्स्ट एक्टिविटी हमने पढ़ा था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को बर्न करा था, मैग्नीशियम रिबन को। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। तो मैग्नीशियम एक क्या है, मेटल्स। तो मेटल ऑक्साइड बनता है, यहां बनता है MgO। MgO इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम का कंबशन करते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है व्हाइट कलर का। तो ये मेटल ऑक्साइड्स है। अब मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, कैसे तो चेक करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इस मेटल ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में डाल दूं, इस व्हाइट कलर के पाउडर को अगर हम वाटर में डालें तो हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर, एसिड बेस में पढ़ के आए हैं, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे पहला कंफर्म होता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कभी भी मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में पूछा हो तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल एसिडिक। नॉन मेटल को हम सेपरेट टॉपिक, सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो नॉन मेटल है उसे अलग चैप्टर में कवर करेंगे, अलग लेक्चर में। चैप्टर तो ये होगा, लेक्चर अलग। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ रहा है मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट आ रहा है, अब मेटल्स को केमिकली कैसे डिफाइन करा जाए। मेटल्स को केमिकली कैसे डिफाइन करा जाए, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। क्या होता है, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। अब ये होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी होता है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल्स जो होते हैं वो लो आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। वैसे ये टॉपिक हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मेटल्स टॉपिक है तो हमें ये कवर करना पड़ेगा। तो मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये भी इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रही है और क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, और मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है, और फाइनली मेटल्स को डिफाइन कैसे करा जाए केमिकली। तो मेटल की जो डेफिनेशन है वो यहीं पर निकल के आएगी, जो फाइनल डेफिनेशन मेटल का रियल मतलब क्या होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove
outermost shell containing electrons, shell containing electrons of an neutral, of an isolated neutral gaseous atom, neutral gaseous atom। अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है और क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? तो डेफिनेशन बोल रही है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। वो मिनिमम एनर्जी जो रिमूव करे आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करे, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आउटर मोस्ट का मतलब होता है लास्ट शेल, लास्ट मींस लास्ट, आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल एक ही होता है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट है, तो ये लिखा है आउटर मोस्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट का मतलब होता है लास्ट शेल, याद रखना इसके कई नाम है, आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल, वैलेंस शेल। वो मिनिमम एनर्जी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लगती है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्बिट डायग्राम, कौन सा ऑर्बिट, KLMN, K में 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 1, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। अब देखो वैलेंस शेल इसकी क्या है, ये जो लास्ट वाली शेल है ये वैलेंस शेल होती है, ये लास्ट वाली शेल क्या होती है, वैलेंस शेल। ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने करी है 2 1, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L में 1। अब वो मिनिमम एनर्जी जो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, वो मिनिमम एनर्जी जो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे, वो मिनिमम एनर्जी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। दोबारा सुनना, वो मिनिमम एनर्जी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, जो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और स्टेबल बन जाए, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन भी यही बोल रहा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost shell containing electron of an isolated neutral gaseous atom, of an neutral isolated gaseous atom, ये भी बोल सकते हो। तो वो मिनिमम एनर्जी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लगे उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी का मेटल से क्या लिंक है और मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होती है और क्या है ये लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो पहले इसका नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट या अपने नोट्स में लिखे। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फिर देखते हैं कि मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर दूं, सेकंड पॉइंट था मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, और पहला था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसका मतलब क्या है तो यहां पर समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो, जो मेटल्स होते हैं पहले देख लो, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स to lose their electrons to form electropositive, एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, देयरफॉर मेटल्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो देखो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, और ऐसे कौन होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है उन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए, वो कहलाते हैं हमारे मेटल्स। मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर,
इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। यही मेटल की डेफिनेशन है। कभी भी पूछा जाए व्हाट इज डिफाइन मेटल, तो आपको लिखना है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, मेटल क्यों लूज करता है, उसका रीजन ये रहा, क्योंकि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, कि हल्की सी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यही होता है आयनाइजेशन। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, कम का मतलब हल्की सी एनर्जी देंगे हम, लो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, और उन्हीं को हम बोलते हैं मेटल्स। दोबारा सुन लो, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बहुत लो अमाउंट में कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो स्पीसीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज ही मेटल होती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए वो कौन होता है, कौन होता है, मेटल्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए वो होते हैं मेटल्स। और मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को इजिली रिमूव कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं हम, यहाँ पे देखो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे, तो एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम। सोडियम एक मेटल है या नहीं, देखते हैं। देखो सोडियम कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपनी वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जिसके बाद ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए वो कौन होता है, मेटल्स। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो सोडियम एक मेटल है। तो मैग्नीशियम की बात करें 282, ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर आ गया 2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली पैक्ड होते हैं, हल्की सी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये याद रखना, मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लो आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एल्यूमिनियम की बात करें हम 283, तो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे ये पता चलता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दें और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए, वही कहलाते हैं मेटल्स। तो मेटल्स की डेफिनेशन पूछा जाए तो बोला जाएगा कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है मेटल्स की। ये नहीं लिखोगे मेटल्स आर जनरली हार्ड, मैलेबल, डक्टाइल, ये सब नहीं। तो मेटल्स की मेन स्टेटमेंट, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है किसकी, मेटल की। तो ये थी मेटल की सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट थी मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा मेटल की रियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कॉन्सेप्ट है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो लगता है, और साथ के साथ हमने देखा कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो मेटल्स लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब आती है थर्ड जो कि आपकी बुक में भी है, आई थिंक आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। अब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शन है वो भी करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है वो सब कवर करेंगे। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो क्या होता है जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, मेटल ऑक्सीजन, तो सबको पता है बेसिक सी रिएक्शन। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे काफी सारे। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल हमने पीछे भी देखा था, यहाँ पे स्टार्टिंग करा था, मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के, ये याद रखना, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1 बाय 1। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, क्लियर। जिंक ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो भी ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3। तो रिएक्शन वगैरह बैलेंस कर लेना, क्योंकि बैलेंसिंग वगैरह सिखाया हुआ है। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, पहला नोट देख लो, इंपॉर्टेंट है, ये क्या था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आ रहा है पहला नोट, जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, जनरली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, बट इनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ, या बोल सकते हो वाटर के साथ अल्कली नेचर शो करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स तो लिख लेते हैं, चलो, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water। तो जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल, बट कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होकर अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। बट some metal oxides are soluble in water to form alkalis। What is alkali? तो एसिड बेस में हम पढ़ के आए, वाटर सोल्यूबल बेसिस को अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होता है, वाटर इंसोल्यूबल, बट कुछ ऑक्साइड्स, किसके ऑक्साइड्स, मेटल की ऑक्साइड की बात हो रही है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में, और क्या बनाते हैं, अल्कली। क्या बनाते हैं, अल्कली। अब वो कौन से ऑक्साइड्स हैं जो वाटर के साथ अल्कली फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये रिएक्शन है, पहले इसको नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं कि कौन से मेटल ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से मेटल ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो नेक्स्ट, तो एग्जांपल देख लो, पहला है सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। रिएक्शन को बैलेंसिंग खुद करना है, क्योंकि बैलेंसिंग सिखाया हुआ है पहले चैप्टर में, बहुत सारी बैलेंसिंग सिखाई थी हर टाइप की, चाहे फ्रैक्शन वाला हो या ट्रिक से हो या हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंसिंग खुद से करना है। तो सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए इनको अल्कलीज बोला जाता है। और दूसरा मेटल ऑक्साइड है K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है, सॉरी, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंसिंग खुद से करना है ताकि प्रैक्टिस होती रहे बार बार। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, अल्कलीज, और अल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस। क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस। तो याद रखना, पूछा जाए एग्जाम में कौन से मेटल ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल होके अल्कली प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है। अभी देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, फिर देखेंगे एनोडाइजिंग ऑक्साइड में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्लियर। अब आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बोर्ड के एग्जाम में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो बोथ एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। और ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते लिखते, फिर देखते हैं एग्जांपल क्या है, उनके रिएक्शंस क्या क्या है। तो ऐसे ऑक्साइड्स, दोज ऑक्साइड्स which
react with which react with both acids as well as base is called amphoteric oxide। जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, both acid as well as base is called amphoteric oxide, is called amphoteric। ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है? जो ऑक्साइड्स, जो मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि मेटल पढ़ रहे हैं, मेटल की बात हो रही है, जो ऑक्साइड्स किसके? मेटल्स के, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, जो ऑक्साइड्स एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। तो अब देखते हैं कौन से ऐसे ऑक्साइड है। तो ऐसे दो ऑक्साइड है, एक जिंक और एक एल्यूमिनियम, एक जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो पहला जो आ रहा है इसका एग्जांपल लेना जिंक, जिंक ऑक्साइड। ये एसिड के साथ भी कर जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बनाता है ZnCl2। और याद रखना ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बना रहा है जिंक क्लोराइड एंड H2O, एंड H2O। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं लगा दिया यहाँ पे 2, ठीक है। H2 मींस वाटर। तो पहला मेटल ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर दे रहा है। अब चेक करेंगे क्या ये बेस के साथ भी करता है। तो सेम जिंक ऑक्साइड, बेस ले लेता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक बेस। तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। Na2 ZnO2 प्लस H2O प्लस H2O। तो रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे लग जाएगा 2। यहाँ पे जो ये कंपाउंड है जो बन रहा है राइट में, सॉल्ट बन रहा है, ये हमने एसिड बेस में भी पढ़ के आया है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंक 8। तो देख लो जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, और जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पहला एग्जांपल कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। तो इन्हीं को बोलते हैं एम्फोटेरिक। देखो ऐसे ऑक्साइड्स जो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, जो बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पहला एग्जांपल आ रहा है जिंक। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड टाइप क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है मैक्सिमम, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, रिएक्शन लिखो। दूसरा आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा कौन सा आ रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देख लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाम लिखे हुए बार बार नहीं लिखेंगे। तो बनता है सॉल्ट AlCl3 प्लस H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट होता है। क्या ये? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट बना एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करते रहना, जो जो कर दिया इजी विजी बाकी देखते रहना। ये सब कराया हुआ है पहले चैप्टर में, बैलेंसिंग। ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ तो रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर दे दिया। अब चेक करते हैं बेस के साथ। तो Al2O3 बेस ले लेते हैं, वही सेम, ऊपर लिया NaOH। क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने एसिड बेस चैप्टर में भी पढ़ा है। सोडियम एल्यूमिनेट,
सोडियम एल्यूमिनेट। तो देख लो यहाँ पे दो एग्जांपल आ रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। ऐसे ऑक्साइड जो बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कर जाए उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहला एग्जांपल जिंक ऑक्साइड एंड सेकंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एसिड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और बेस के साथ सोडियम एल्यूमिनेट, और वहां पे सोडियम जिंकेट एंड जिंक क्लोराइड। तो फाइनली यहाँ पे पता चला कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है क्या है, जो बोथ एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे एंड सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑक्साइड्स का टॉपिक ही चल रहा है अभी, तो इसको नोट करें। अभी ऑक्साइड्स और बचा हुआ है। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या क्या, कि हमने यहाँ पे देखा मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये रहे। जनरली मेटल ऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ क्या देते थे, अल्कली, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया, वही अल्कली एग्जांपल। फिर हमने देखा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, इसको नोट करें। अब हम आते हैं इसी में ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और मैंने पहले चैप्टर जिसका टॉपिक था कोरोजन, वहां पे हमने पढ़ा भी है एनोडाइजिंग होता है क्या है। तो इसको नोट करें। हम आते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग, तो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे ऑक्साइड की बात हो रही है तो एनोडाइजिंग भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस देख लो, इट इज अ प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा हो प्रॉपर नोट्स वाइज तो पता होगा सबको कि एनोडाइजिंग होता है क्या है और किन किन मेटल्स के लिए करा जाता है और क्यों करा जाता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कोरोजन वाले टॉपिक में कवर करा था। तो एनोडाइजिंग, इट इज अ प्रोसेस इन विच कोटिंग of thick aluminum oxide, thick aluminum oxide on aluminum metal। वो प्रोसेस जिसमें थिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कोट करा जाता है, किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। कोटिंग ऑफ थिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम मेटल। इसका मतलब क्या है, तो देखो ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, क्या ये एल्यूमिनियम मेटल। अब एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में काफी टॉप पर आता है, ठीक है, चौथे नंबर के आसपास। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी हो पहले चैप्टर में, नहीं भी पढ़ी तो भी आएगी, दोबारा देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम काफी रिएक्टिव होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बट हमने देखा है घरों में काफी चीजें एल्यूमिनियम की होती है, बट उनमें कभी जंग नहीं लगता। ऑक्साइड मतलब एक तरह से जंग लगना। क्यों जंग नहीं लगता, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पहले से ही एक एल्यूमिनियम की लेयर पर चढ़ाई गई होती है ऑक्साइड के फॉर्म में। मान लो ये एल्यूमिनियम का पीस था, तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, Al2O3 एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी। क्यों चढ़ा दी अभी ये देखते हैं, उससे पहले ये देखते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ाना एनोडाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना एनोडाइजिंग होता है, ये जो सामने लिखा है। इट इज अ प्रोसेस इन विच कोटिंग ऑफ थिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम मेटल इज नोन एज एनोडाइजिंग। अब सेकंड क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी कोटिंग क्यों करी जाती है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के गए। ये कोटिंग चढ़ाने का मेन मोटिव होता है दिस ऑक्साइड लेयर, इस ऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है, एरो कर दो। दिस ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम को क्या करता है, प्रोटेक्ट। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एल्यूमिनियम को फ्रॉम फर्दर अटैक, फ्रॉम फर्दर अटैक बोल रहे हैं, फर्दर कोरोजन, ठीक है, अटैक बोल लेता हूं, कोरोजन पे लिख दो। तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना, एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की, वो भी कौन सा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना एनोडाइजिंग होती है। ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये अंदर वाले एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है रिएक्ट होने से, चाहे वो रिएक्शन आपकी कोरोजन टाइप हो या वो रिएक्शन आपकी एसिड या दूसरे कोई कंपोनेंट के साथ हो। तो याद रखना, एल्यूमिनियम के ऊपर
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है, इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोलते हैं। यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स के बारे में पूछा जाता है। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर देखा होगा और बॉडी भी एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी? एरोप्लेन की जो बॉडी होती है आउटर, वो एल्यूमिनियम की होती है। वो हर एक वेदर में क्या करता है? उड़ता है, चाहे वो बारिश हो, नॉर्मल, हीट, ठंड, कैसा भी हो, बट उसमें कभी जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ाई गई है। मींस एरोप्लेन की बॉडी जो होती है ओवरऑल, उसको एनोडाइजिंग करा गया है ताकि वो फर्दर अटैक मॉइस्चर, वाटर, CO2, O2 किसी से भी रिएक्ट ना करे। उसको पहले से क्या करा गया हुआ है? एनोडाइजिंग। मींस उसके ऊपर एक लेयर पहले से ही लगा रखी है और वो ऊपर वाली लेयर प्रोटेक्ट करती है अंदर वाले मेटल को फर्दर रिएक्शन से। दिस ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट, ठीक है, किससे? एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर अटैक हो गया, कोरोजन या किसी के साथ भी रिएक्टिविटी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग, पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें ऑक्साइड लगने के बाद उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, वो एल्यूमिनियम है। अगर हम उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर खुद से ही चढ़ा दें तो उसकी लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये था हमारा ऑक्साइड्स जो कि हमने आज पढ़ा। और बाकी जब रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन द ग्रुप जाए, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, तो ये रिएक्ट करते ही नहीं है, ये हमें पता है। टॉप वाले मेटल जल्दी रिएक्ट करते हैं और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है। हम पढ़ के आए और अभी मेटल्स में भी पढ़ने वाले और डिटेल में। तो ये था एनोडाइजिंग। तो ये थी हमारी ऑक्साइड, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब आता है मेटल की किसके साथ? तो इसको जो भी है नोट कर लेना। अब आता है मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लो और लिखना है जिससे लिख लो, क्योंकि अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि फिर आ रही है वाटर के साथ रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो कि आ रही है मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे? तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म करता है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिएक्शन पूछी जाएगी गर्म पानी के साथ, मतलब हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, स्टीम, सबके साथ रिएक्शंस यहाँ पे एग्जाम में आती है। तो पहले देखते हैं जनरल फॉर्मूला। मेटल वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। और क्या फॉर्म करता है? डाइहाइड्रोजन गैस। H2 लिख देता हूं। और ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये अगेन वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इसका जनरल फॉर्मूला, क्योंकि हम पीछे भी कर रहे थे, जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो मेटल वाटर के साथ ये रिएक्शंस देते हैं। अब करते हैं एग्जांपल वन बाय वन। क्या चीज? अब आता है एग्जांपल्स। तो वन बाय वन एग्जांपल आ रहे हैं, जो कि पहला एग्जांपल आ रहा है हमारे यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज। एग्जांपल करने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज, और यहाँ पे भी यूज होने वाली है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बुक में भी बनी हुई है। एलिमेंट सोडियम, मैं सिंबल लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, सिल्वर, गोल्ड, AgAu लास्ट में। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और Au लास्ट में जो कि है गोल्ड। तो इनके नाम भी लिख लेते हैं क्योंकि ये बार बार यूज होगी। पोटेशियम, जिनको सिंबल नहीं पता, सोडियम, इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी,
सिल्वर एंड लास्ट में गोल्ड, Au। सिल्वर और गोल्ड के बीच में प्लेटिनम आता है। और जो अभी एनसीईआरटी में आपकी बनी हुई है, मैंने वही वाली रिएक्टिविटी सीरीज को सामने बनाया है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में अगर मैं हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाऊं तो यहाँ पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। इसका मतलब होता है रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताता है क्या है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर रिएक्टिव मेटल्स या एलिमेंट्स के बारे में कौन होते हैं और कौन नहीं होते। ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स मीन सबसे टॉप वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और नीचे की तरफ जाओ तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम और पोटेशियम होता है, इसलिए उनको किसमें, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर ओपन एयर में रखोगे, ओपन एयर में, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो जलने लग जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली बर्न कर जाता है। तो इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बेसिक जो कि पहले से ही बढ़ के आ रहे हो सब। और डाउन द ग्रुप जाओ, नीचे सिल्वर गोल्ड, तो वो लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इज डिक्रीजेस। क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल गोल्ड है, ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, ना अच्छे अच्छे एसिड बेस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता गोल्ड। गोल्ड की रिएक्शन भी करेंगे एक्वारिजिया, वो जो कि आगे टॉपिक आएगा, वो बात की बात है। तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। ये इसलिए करिए क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू पढ़ोगे तो वो काफी इजीली पढ़ेगा। तो कि पहली एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहला, कि जो कि है कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ, कोल्ड वाटर एग्जांपल, ठीक है, कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे हम कोल्ड वाटर, देखो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करने वाले। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाने का मेन मोटिव ये है, क्योंकि ये बार बार आ भी रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे टॉप वाले मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, याद रखना ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ, कोल्ड वाटर। उसके बाद जैसे ही हम कैल्शियम पे आते हैं, वो करता है नॉर्मल वाटर के साथ। किसके साथ, नॉर्मल वाटर। रिएक्शन अभी हम करेंगे। फिर मैग्नीशियम की बात करें तो ये करता है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट, हॉट वाटर। और बचे हुए तीनों ये करते हैं स्टीम के साथ, स्टीम, भाप। और नीचे वाले मेटल्स रिएक्ट करते नहीं है क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। याद रखना ये ऊपर वाले दो कोल्ड वाटर, कोल्ड देखो ठंडा पानी है, फिर नॉर्मल होएगा, फिर गर्म, और फिर भाप। कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर, स्टीम। पहले दो कोल्ड वाटर के साथ, फिर नॉर्मल वाटर एंड हॉट वाटर एंड स्टीम। अब वन बाय वन यहाँ पे हम ये रिएक्शंस कर रहे हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ कर रहे हैं रिएक्शन, पहले कोल्ड वाटर के साथ। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन करता है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो डायरेक्ट लिख देते हैं अब, या फिर लिखोगे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। तो शॉर्ट में लिख दूं सोडियम एंड पोटेशियम react with कोल्ड वाटर, और देखते हैं हम क्या बनता है कोल्ड वाटर के साथ। तो कोल्ड वाटर के साथ ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, ये रहा सोडियम। सोडियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। बैलेंसिंग आपको खुद करना है, ठीक है। अगर एक एक रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। बैलेंसिंग पहले ही सिखाया हुआ है। सोडियम कोल्ड वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस, और पोटेशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन चल रही है। क्या बनाएगा, KOH प्लस H2 गैस। तो ये थी हमारी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, सोडियम और पोटेशियम। अब देखते हैं कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ कैसा बिहेवियर शो करता है, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसको नोट करें अच्छे से। अब अगली बारी आ रही है कैल्शियम, जो कि नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले या नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन। जब देखा गया नॉर्मल वाटर के साथ कैल्शियम की रिएक्शन, नॉर्मल वाटर, तो नॉर्मल वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट विद नॉर्मल वाटर, ठीक है।
कैल्शियम रिएक्ट विद नॉर्मल वाटर। तो कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ क्या बना रहे हैं देखते हैं। कैल्शियम जब नॉर्मल वाटर, नॉर्मल का मतलब है यहाँ पर पहला कोल्ड था, फिर ये नॉर्मल वाटर जो रूम टेम्परेचर में वाटर है उसका टेम्परेचर ठीक ठाक नॉर्मल सा 25 डिग्री के आसपास, फिर आएंगे हम हॉट वाटर, फिर स्टीम के साथ। तो वाटर नॉर्मल वाटर लिख देता है, ठीक है। नॉर्मल वाटर का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा वाटर ही समझ लो यहाँ पर, जो कि बनेगा CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में कराया भी था एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो एक्सपेरिमेंट में डाल भी रखा है, तो करते हैं यहाँ पर। वो क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं हम पहले एक बीकर, तो ये ले लिया हमने बीकर। जब इस रिएक्शन को करा जाता है, मान लो कैल्शियम को जब नॉर्मल वाटर में डाला जाता है, ये कैल्शियम ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये कैल्शियम है, ठीक है, ये क्या है कैल्शियम एटम। कैल्शियम को जब हम किसके साथ नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करने लगता है, रीजन पूछा जाता है एग्जाम पे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करने लगता है। ये मैंने ऑरेंज कलर से सर्कल सर्कल बनाए छोटे, ये डाई हाइड्रोजन गैस होती है, डाई हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ पे ये बन रही है H2 गैस, ठीक है। कौन सी गैस है, डाई हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, डाई हाइड्रोजन गैस। फिगर को थोड़ा सा लेफ्ट कर लेते हैं। कौन सी गैस है, डाई हाइड्रोजन गैस। जैसे ही कैल्शियम को वाटर के अंदर डाला जाता है तो हमें पता है वाटर के साथ वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही डाई हाइड्रोजन गैस बनती है तो धीरे धीरे से कैल्शियम रिएक्ट करता रहता है, तो डाई हाइड्रोजन गैस कैल्शियम पे स्टक हो जाती है, चिपक जाती है और कैल्शियम को अपने साथ फ्लोट करने लग जाती है, कैल्शियम को अपने साथ फ्लोट करने लग जाती है। तो ये पूछा जाता है कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फ्लोट क्यों करता है। तो रीजन आता है जो डाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो इसके साथ स्टक करके चिपक के उसको फ्लोट करवा देती है, ये इसका रीजन है। ये जो डाई हाइड्रोजन गैस है, ये जो ग्रीन कलर का वो कैल्शियम है, सॉरी ग्रीन कलर का जो है कैल्शियम, तो मैं एरो करके लिख रहा हूं। कैल्शियम मेटल फ्लोट बिकॉज, क्यों फ्लोट कर रहा है, बिकॉज डाई हाइड्रोजन गैस स्टक ऑन कैल्शियम मेटल। जो ये डाई हाइड्रोजन गैस है, डाई हाइड्रोजन जो गैस है वो कैल्शियम मेटल पे चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। कैल्शियम मेटल फ्लोट बिकॉज डाई हाइड्रोजन गैस स्टक ऑन कैल्शियम मेटल। तो कभी भी पूछा जाए तब ये रिएक्शन करी जाती है तो कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि डाई हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर चिपक जाती है और इसको अपने साथ ऊपर सरफेस की तरफ ले आती है और ये सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है और रिएक्ट कर रहा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है और डाई हाइड्रोजन गैस बनना और निकल रही होती है यहाँ से। तो ये थी नॉर्मल वाटर के साथ कैल्शियम मेटल की रिएक्शन। अगला आता है हॉट वाटर के साथ जो कि मैग्नीशियम। देख लो, नॉर्मल वाटर की रिएक्शन देख ली, नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर की देख ली, नॉर्मल वाटर, एंड अब आ रहा है हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो कैल्शियम की तरह सेम कॉन्सेप्ट मैग्नीशियम का भी है, सेम बिल्कुल। अगला हॉट वाटर, हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, कलर चेंज करके लिख रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, और क्या बनेगा वो देखते रिएक्शन में, ठीक है। आगे स्टेटमेंट लंबी जाएगी फालतू में। तो मैग्नीशियम सेम बनाता है वाटर के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है डाई हाइड्रोजन गैस, वो बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
दिस वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में ही डाइहाइड्रोजन गैस निकलती है और दोनों ही फ्लोट करते हैं सेम। तो इस पूरे को कॉपी पेस्ट मार लेता हूं और कैल्शियम की जगह पे क्या लिख लेंगे हम? मैग्नीशियम। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो एक मिनट, पहले इसको थोड़ा छोटा कर ले फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा था क्या? कैल्शियम फ्लोट करता है, सिमिलरली मैग्नीशियम भी क्या करेगा? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। बस कैल्शियम की जगह पे क्या लिखना है हमें? मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम, बाकी सब कुछ सेम। मैग्नीशियम मेटल फ्लोट बिकॉज डाइहाइड्रोजन गैस स्टक ऑन मैग्नीशियम। सेम मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है, क्यों? क्योंकि जो डाइहाइड्रोजन गैस है वो मैग्नीशियम के ऊपर भी स्टक कर जाएगी और उसको फ्लोट करा देती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एक नॉर्मल के साथ एक हॉट के साथ, तो दोनों ही फ्लोट करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि डाइहाइड्रोजन गैस उस पर स्टक कर जाती है। और ये सेम शॉर्ट वीडियो की एक एक्सपेरिमेंट में कराया भी हुआ है मैग्नीशियम रिबन के साथ। वो मैग्नीशियम रिबन अपना सरफेस पे आ चुका है, चाहो तो वहां पे जाके आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट सेक्शन में, प्लेलिस्ट में। तो ये थी नॉर्मल वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले। अब हम आते हैं स्टीम के साथ। अगला क्या था? स्टीम के साथ। तो अगला आते हैं, तो देखो अगली कौन सी थी? स्टीम के साथ एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसको नोट करें। अब आते हैं स्टीम के साथ। तो अगला स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। इसमें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों क्या करते हैं? क्या करते हैं? तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और क्या बनाएंगे स्टीम के साथ रिएक्ट करके? चेक करते हैं। इनकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग है। H2O ये स्टीम है, ठीक है, फॉर्मूला H2 होता है, H2O एंड H2O। यहाँ पे बनता है Fe3O4, यहाँ ऑक्साइड्स बनते हैं प्लस डाइहाइड्रोजन गैस, यहाँ Al2O3 प्लस H2 गैस एंड ZNO प्लस H2 गैस, H2 गैस। तो स्टीम के साथ आयरन Fe3O4, एल्यूमिनियम Al2O3, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या? मेटल की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ना वाटर के साथ, ना एसिड के साथ, किसी के साथ भी नहीं। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अगला जो हमारा टॉपिक था वो था रिएक्शन विद वाटर। तो कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करते ही नहीं है। तो इसको नोट कर लिया। तो अब हम अगला टॉपिक आते हैं जो कि है रिएक्शन विद एसिड, जो कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम पढ़ के आए बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे भी पढ़ने वाले। क्या होता है जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 था, आई थिंक 5th। तो 5th प्रॉपर्टी मेटल की, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, 5th मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, क्या होता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? सबको पता है सोल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये सबसे ज्यादा रिएक्शन यही थी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करें, मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करें तो मिलता है सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और सेकंड एसिड बेस में बहुत बार पढ़ा है उसे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन एग्जांपल समझते हैं और रिएक्शन को। जैसे कि जिंक एक मेटल है और एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है HCl, ZnCl2 प्लस डाइहाइड्रोजन गैस,
जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग वगैरह कर लेना कहीं पर रह भी जाए तो। आयरन HCl के साथ FeCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो कोई भी मेटल लेते जाओ, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे, सोल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या सारे डाइहाइड्रोजन गैस जो सेम रेट से प्रोड्यूस करते हैं, क्या सभी रिएक्शन में डाइहाइड्रोजन गैस इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है? तो आंसर है नहीं। अगर मैं HCl के साथ, यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान देते हैं, यानी अगर मैं HCl एक एसिड ले लेता हूँ और 1 बाय 1 रिएक्ट कराता जाऊंगा, जैसे ही डिक्रीज जाऊंगा नीचे, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ जाऊंगा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है HCl इनके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ज्यादा गैस देगा, डाइहाइड्रोजन गैस। देखो HCl एसिड की रिएक्शन इन मेटल के साथ कराई जाएगी तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, इनके साथ और कम और कम और करते 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 नीचे स्टॉप हो जाएगी। रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे ही डाउनवर्ड जाएंगे एसिड के साथ, तो ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन रिलीज होने का जो रेट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो वो मेटल्स कैसे है, लीस्ट रिएक्टिव। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे टॉप वाले जो मेटल्स होते हैं वो डाइहाइड्रोजन गैस ज्यादा देते हैं, और जैसे नीचे आएंगे और कम, और सबसे नीचे वाले तो देंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर जैसे पूछ लिया कि एग्जाम में कैल्शियम और जिंक मान लेते हैं, चलो कैल्शियम जिंक, कौन डाइहाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा HCl के साथ? कॉमन सी बात है, कौन करेगा? कैल्शियम। मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो ज्यादा डाइहाइड्रोजन गैस देगा, जिंक कम देगा। कॉपर इसलिए रिएक्ट ही नहीं करता, वो लीस्ट में चला जाता है। कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो लीस्ट में चला जाता है, इसलिए कॉपर डाइहाइड्रोजन गैस देता ही नहीं है। कॉपर डाइहाइड्रोजन गैस देता ही नहीं है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मैंने एक आध एग्जांपल लिए, यहाँ पे और भी ले सकते हो। सब सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप, वो सबसे ज्यादा डाइहाइड्रोजन गैस बनाएगा प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, डाइहाइड्रोजन गैस निकलने का जो रेट है, प्रोड्यूस होने का जो रेट है, वो डिक्रीज कर जाएगा। और सबसे लीस्ट वाले तो डाइहाइड्रोजन गैस देते ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे दो एसिड यूज करे, HCl एंड H2SO4। जनरली आपको ये दो एसिड्स मिलते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हुए सभी बुकों में। अब यहाँ पे जो तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, और पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए, HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या नाइट्रिक एसिड भी डाइहाइड्रोजन गैस देगा? जैसे मान लो जिंक HCl के साथ डाइहाइड्रोजन गैस दे रहा है, H2SO4 के साथ भी H2 गैस दे रहा है, क्या HNO3 के साथ भी देगा? तो आंसर है नहीं। क्या है? नहीं। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी मेटल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी मेटल के साथ डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। और कौन से ऐसे मेटल्स है जो HNO3 के साथ डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और किस कंडीशंस में? तो वो ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सही से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड। नॉट रिएक्ट मेटल, या फिर लिख सकते हो शॉर्ट में नॉट प्रोड्यूस्ड, सिंपल सा। सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस, when react with metals, ये मेटल के साथ सॉल्ट और डाइहाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो अगर मैं इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराऊं, जैसे HNO3 की जिंक के साथ, HNO3 की आयरन के साथ, तो वो सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये पता होना चाहिए। ठीक है, HNO3 की रिएक्शन दे रखी है बाई चांस जिंक के साथ, तो सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस बनेगी नहीं। पहले तो बेसिक इतना पता होना चाहिए। अब रीजन आता है क्यों। ठीक है, और फिर इसके बाद आएगा कि कौन से ऐसे मेटल्स है और किस कंडीशंस में डाइहाइड्रोजन गैस देंगे, वो देखेंगे। तो पहले तो आप इसे नोट करें क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू।
ये पहला पॉइंट HNO3 के लिए लिख लिया हमने कि HNO3 किसके साथ, मेटल के साथ सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं इसी के। अब रीजन आता है ऐसा क्या है HNO3 और HNO3 होता है क्या है। एक एसिड तो पता है नाइट्रिक एसिड, इसको दूसरा और क्या बोला जाता है तो देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड HNO3 के लिए, जो HNO3 है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो कि हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है, ये आएगा आगे भी 11th 12th में। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 की एसिड तो है, साथ के साथ केमिस्ट्री में एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल लो या केमिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, आप जिसको पढ़ना है थोड़ा डिटेल में उस चैप्टर में रिडॉक्स वाला पोर्शन जाके देख सकते हो। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज्ड H2 form H2 produced to form H2O and itself gets reduced, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, reduced to oxides of nitrogen, oxides of nitrogen such as NO2, NO, N2O and so on। अब ये है क्या, ये क्या बोल रही है स्टेटमेंट, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पहला तो ये याद रखना है पूरी जिंदगी भर के लिए, 11th 12th हायर क्लासेस हर जगह पूछा जाता है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, जो ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज कर दे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या, देखो सारे मेटल्स जो होते हैं, सारे मेटल्स जो होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे क्या दे रहे थे, सॉल्ट एंड H2 गैस। अगर ये एसिड कौन है, HNO3, HNO3 एक एसिड तो है, एक एसिड तो है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो H2 बनना चाहिए था, जो बन भी रहा है बाई चांस बनना चाहिए था, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडाइज करके मतलब H2 ऑक्सीडाइज कर दिया, H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देगा। जो H2 बनना चाहिए था उसको ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देगा, जो कि लिखा भी हुआ है, देखो इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म H2O। जो H2 प्रोड्यूस होना था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, H2O में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा H2 को, किस में, H2O में। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस्ड हो जाए, ठीक है, दूसरे को तो इसने कर दिया ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस होके एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस्ड होके ऑक्साइड बना देगा, किसके, नाइट्रोजन के। जैसे कि NO मिलता हुआ दिखेगा आपको रिएक्शन में, NO2, N2O और नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो डाइहाइड्रोजन गैस बननी चाहिए थी ये उसको भी ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो डाइहाइड्रोजन गैस तो मिली नहीं, साथ के साथ खुद किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। खुद किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, क्योंकि हाइड्रोजन तो उससे जा चुका है। तो ये होता है HNO3। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। बाकी सारे मेटल, सारे नहीं बोल सकते, रिएक्टिविटी में टॉप वालों की बात हो रही है ऊपर की तरफ, जनरली एसिड के साथ क्या देते हैं, डाइहाइड्रोजन गैस। डाइहाइड्रोजन गैस कौन सा नहीं देता, HNO3। रीजन आएगा क्यों नहीं देता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो H2 बनना चाहिए था उसको भी H2O में कन्वर्ट कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके NO, NO2 जैसी गैसेस को प्रोड्यूस कर देगा, फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो HNO3। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, आपको कोई तो मेटल होंगे जो इसके साथ डाइहाइड्रोजन गैस दें। अगर पूछ लिया जाए बताओ नेम द मेटल विच प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो वो कौन सा मेटल है, तो वो मेटल है मैग्नीज, Mn एंड मैग्नीशियम।
एंड मैग्नीशियम। ये दो मेटल ऐसे, मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg, बोथ रिएक्ट विथ, ये दोनों मेटल ऐसे HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी वेरी डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए HNO3। बोथ रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म salt and dihydrogen gas। ये दो मेटल ऐसे, एक मैग्नीज और एक मैग्नीशियम, कौन कौन से, एक मैग्नीज और एक मैग्नीशियम, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम जो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रिक एसिड, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, और रिएक्ट करके सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से मेटल से जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात रिएक्ट ही नहीं, जो सोल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, और वो है मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। वो भी वेरी डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए नाइट्रिक एसिड, तभी रिएक्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसकी रिएक्शन देखते हैं अब हम राइट में। तो रिएक्शन इसकी देखते हैं। पहला मैग्नीज, Mn सिंबल होता है, जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीज, तो ये बनाता है MnNO3 ट्वाइस प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस्ड। तो ये नाम इसका मैग्नीज नाइट्रेट, मैग्नीज नाइट्रेट, और दूसरा मैग्नीशियम है Mg, HNO3 के साथ, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में। स्टेटमेंट में लिख दिया है, वहां पे भी लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट फॉर्म में, क्लियर। और मैग्नीशियम भी डाइल्यूट फॉर्म में HNO3 के साथ रिएक्ट करके MgNO3 ट्वाइस प्लस H2 प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। बाकी हो गए तो नाम पता ही है, छोटे मोटे, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे मेटल, सारे नहीं बोल सकते, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, जो टॉप वाले होते हैं, एसिड के साथ डाइहाइड्रोजन गैस और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाए कौन सा ऐसा एसिड है जिसके साथ नहीं प्रोड्यूस कर रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड है पर वो है HNO3। क्यों प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है जो H2 बनने वाला उसको वाटर में, और खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं। फिर क्वेश्चन कि कौन से ऐसे मेटल्स है जो HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाए और सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दे, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, कौन से, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, उनकी रिएक्शन मैंने वहां पे करके दिखा भी दिया, और वो डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर भी रहे हैं। तो ये डाइहाइड्रोजन वाला जो कॉन्सेप्ट था मेटल का, किसके साथ, एसिड के साथ, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। मेटल रिएक्ट विद एसिड्स जो कि सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं, हमें पता है जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, सिल्वर से भी नीचे आता है प्लैटिनम, उसके बाद आता है गोल्ड। तो प्लैटिनम और गोल्ड की बात कर रहे हैं, वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसकी किसी के साथ तो रिएक्शन होगी। तो अब हम पढ़ेंगे एक्वा रीजिया, रॉयल वाटर। एक्वा रीजिया और रॉयल वाटर होता है क्या है, इसको नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रॉयल वाटर। रॉयल वाटर मेटल्स के अंदर ही आ रहा है, रॉयल वाटर, इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया, ठीक है, रॉयल वाटर, एक्वा रीजिया, एक ही है दोनों। तो एक्वा रीजिया जिसे रॉयल वाटर बोलते हैं, ये होता है क्या है। अब हमें पता है क्या,
गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, नॉट, ठीक है, बोथ गोल्ड एंड प्लेटिनम, बोथ गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये अलग से लिख रहा है, नॉट रिएक्ट विथ strong and pure acids like HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों में से किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, चाहे वो प्योर फॉर्म में हो या फिर एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब फुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो। देयरफॉर इट इज कॉल्ड नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स। तो पूछा जाए कि नोबल मेटल्स होते क्या है, तो ये रहा आंसर इसका, तो ये हमने नोट करके लिखा है नोबल मेटल्स, ठीक है, इसे नोट करके लिख लेना अलग से टॉपिक, पहले पता होना चाहिए नोबल मेटल्स क्या होते हैं। प्लैटिनम और गोल्ड को नोबल मेटल बोलते हैं, ये किसी भी फॉर्म में एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, चाहे कितना भी कंसंट्रेटेड एसिड हो या कितना भी स्ट्रॉन्ग, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी रख लो आपके पास, गोल्ड डाल दो तीनों में, कुछ भी नहीं होएगा। ये भी शॉर्ट वीडियो एक डाली है, वो भी देख सकते हो जाके, गोल्ड की रिएक्शन एसिड के साथ करी हुई है, H2SO4 पता नहीं HNO3 के साथ, जिसके साथ भी देखना, तो कोई भी रिएक्टिविटी नहीं होती प्लैटिनम और गोल्ड की। ऐसे मेटल्स को नोबल मेटल्स बोलते हैं। नोबल मतलब इतने स्टेबल, इनके आगे एसिड वैसिड कुछ नहीं है, बट एक्वा रीजिया के साथ ये भी रिएक्ट कर जाते हैं, जिसे हम रॉयल वाटर बोलते हैं। अब एक्वा रीजिया है क्या, पहले तो ये समझते हैं और फिर देखेंगे प्लैटिनम और गोल्ड इनके साथ रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और रिएक्शन क्या है। तो एक्वा रीजिया की बात करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, किसका, मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, HNO3 वो भी 3:1, 3:1, it is a mixture of HCl and HNO3 in 3:1. This mixture is called, this mixture called aqua regia, 3:1 में होना चाहिए। अगर आपको 100 ml का एक्वा रेजिया बनाना है तो 3 रेशियो HCl के होंगे, मतलब 75 ml HCl एंड 25 ml HNO3। तो एक्वा रेजिया बनाने के लिए HCl एंड HNO3 का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 3:1, 3:1। इस 3:1 के मिक्सचर को बोलते हैं हम एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया, इंपॉर्टेंट है। जब ये एक्वा रेजिया गोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, या बोल सकते हैं व्हेन गोल्ड, जिसका सिंबल AU लिख रहे हैं, एंड प्लैटिनम सिंबल होता है PT, रिएक्ट विद एक्वा रेजिया टू फॉर्म complexes, to form complexes, to form complex, ठीक है। अब वो कौन से कॉम्प्लेक्स है और कौन से कंपाउंड है वो हम चेक करते हैं और कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो रही है रिएक्शन सॉरी, तो इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसकी, एक्वा रेजिया, जनरल नॉलेज टाइप भी और एग्जाम के लिए भी। रिएक्शन वैसे 10th में जल्दी से पूछी नहीं जाती, पर पता होना चाहिए तब कॉन्सेप्ट है। तो एक्वा रेजिया होता है क्या, जब 3:1 मतलब HCl एंड HNO3 3:1 में हो, 3 अमाउंट इसका और 1 होता है, ये देखिए 1, तब ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनता है क्या, पहले तो देखो NOCl प्लस H2O प्लस 2Cl प्लस 2Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3:1 में लेना था मैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये
नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रेशियो क्या है 3:1 में, दिख भी रहा 3:1, और इसी को बोलते हैं हम एक्वारीजिया। पहले तो ये देख रहे हैं एक्वारीजिया से बनता क्या है कि ऐसा क्या बन रहा है कि जिसके साथ गोल्ड भी रिएक्ट कर जाए। तो यहाँ पे बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये तो वाटर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देख लेना ये 2Cl है, Cl2 नहीं है। आज तक जो क्लोरीन प्रोडक्ट में बनते थे सारे ऐसे होते हैं, और आप लिखते भी हो। ये पहली बार ऐसा है कि Cl अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये जो क्लोरीन बन रहा है इसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। क्या बोलते हैं? नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बोर्न, ठीक है, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बोर्न, जैसे न्यूली बोर्न बेबी होता है ऐसे ही न्यूली बोर्न। ये नेसेंट क्लोरीन ही इतना ज्यादा रिएक्टिव बोल सकते हो, या बोल सकते हो इतना ज्यादा हाँ रिएक्टिव है कि ये गोल्ड के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये नेसेंट फॉर्म में, याद रखना नेसेंट, ये क्लोरीन है ओनली, Cl2 के फॉर्म में नहीं है। अकेला क्लोरीन को बोला जाता है यहाँ पे नेसेंट क्लोरीन। पहले देख लो रिएक्शन बैलेंस है ना, रिएक्शन बैलेंस है। तो ये नेसेंट क्लोरीन, यही नेसेंट क्लोरीन गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे? देखो आगे आ रहे हैं। जब गोल्ड के पास ये नेसेंट क्लोरीन आते हैं, जैसे 3 नेसेंट क्लोरीन आ गए, ठीक है, गोल्ड के साथ 3 नेसेंट क्लोरीन, तो ये गोल्ड के साथ भी रिएक्ट करके AuCl3, इसको बोलते हैं गोल्ड 3 क्लोराइड। तो इस टाइप गोल्ड का पहला कंपाउंड आप देख रहे होगे अभी तक क्लास 10 तक कि गोल्ड भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, हाँ बन रहा है, गोल्ड 3 क्लोराइड। और ये क्या है? ये है नेसेंट क्लोराइड, नेसेंट क्लोरीन। गोल्ड इसके आगे जाके रिएक्ट कर जाते हैं, नेसेंट क्लोरीन के सामने गोल्ड रखोगे तो दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बना देंगे, गोल्ड भी और प्लैटिनम भी। प्लैटिनम की भी देख लो, प्लैटिनम को भी जब मैं नेसेंट क्लोरीन 4 नेसेंट क्लोरीन के साथ करूं तो यहाँ पे बनता है प्लैटिनम Cl4, मतलब प्लैटिनम 4 क्लोराइड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा। कि एक्वारीजिया में ऐसा क्या है, एक्वारीजिया में क्या होता है, तब एक्वारीजिया आप बनाते हो उसके अंदर नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर एंड नेसेंट क्लोरीन होता है। जो नेसेंट क्लोरीन है तब उसके अंदर हम गोल्ड को डालेंगे एक्वारीजिया में, तो जो नेसेंट क्लोरीन है वो गोल्ड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है जिसका नाम होता है AuCl3 टाइप, PtCl4, गोल्ड 3 क्लोराइड, प्लैटिनम 4 क्लोराइड। तो गोल्ड और प्लैटिनम के ये आप पहले कॉम्प्लेक्स पहली बार देख रहे होगे किसके साथ? एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया में अगर गोल्ड को डालोगे तो वो भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जनरल नॉलेज टाइप भी, कि गोल्ड अच्छे एसिड से नहीं कर पा रहा, पर नेसेंट क्लोरीन जो कि एक्वारीजिया की वजह से बन रहा है, इसलिए हम बोलते हैं एक्वारीजिया के साथ गोल्ड रिएक्ट कर जाता है। तो एक्वारीजिया में गोल्ड को डालेंगे तो उसमें प्रेजेंट नेसेंट क्लोरीन गोल्ड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। तो ये था हमारा मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन, सारी जो भी है हमने यहाँ पर देख लिया। तो अगला टॉपिक अब आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले या फिर नोट करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये मेटल थी हमारी पूरी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, पीछे से यहाँ से मेटल एसिड के साथ क्या क्या देता है और कौन कौन से मेटल दे रहे, कौन नहीं दे रहा, और एक्वारीजिया क्या है, HNO3 वगैरह कॉन्सेप्ट जो भी था ये रहा। तो एक्वारीजिया याद रखना है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बोर्न, याद रखना हमेशा के लिए। तो गोल्ड भी कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जो कि ये रहा। अब आ रही है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी 6, तो यहाँ पे और कोई टॉपिक था नहीं, तो अगला आ रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6, मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट। तो ये सब छोटी छोटी रिएक्शन है। मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट, ये वही रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ रखे हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको नहीं पता वो वहां से भी देख सकता है, ठीक है।
तो जब मेटल मेटल सोल्ट के साथ करेगा, जैसे कि आयरन एक मेटल है और मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे के सोल्ट को लेके चले जाएगा या दूसरे के आयंस को लेके चले जाएगा। जैसे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर आयरन मोर रिएक्टिव है तो सल्फेट को लेके चला जाएगा, क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे बना FeSO4 प्लस बेचारा कॉपर अकेला, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव था। अगर यही फेरस सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट भी बोल लो, जिंक के साथ करेगा, अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे के आयंस को लेके चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। इन सब के नाम लिखवा रखे, बार बार नहीं लिख रहे, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन कॉपर, आयरन सल्फेट। अब इसको अगर मैग्नीशियम के साथ कर दें, कौन सा, जिंक सल्फेट को, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये मेटल इसके सल्फेट को ले जाएगा, तो MgSO4 प्लस कौन अलग हो गया, बेचारा जिंक। ये आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट नाम लिखना है तो लिख सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके आयन से या फिर उसके सॉल्ट से, तो उसी को हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर मेटल और आयरन मेटल में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, या बोल सकते हैं आयरन ज्यादा स्मार्ट है, उसके सल्फेट को अपने साथ लेके जा रहे हैं। इन दोनों में जिंक जो अकेला था यहाँ पे, ये ज्यादा स्मार्ट है तो सल्फेट अब उसके पास चली जाएगी। सेम एज इट इज मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट में, अब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या बोल सकते हो ज्यादा स्मार्ट है, तो सल्फेट अब मैग्नीशियम के पास चले गया और बेचारा जिंक अकेला रह गया। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट, जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, अदर मेटल सोल्ट। इसकी स्टेटमेंट वगैरह इसलिए नहीं लिखा है डिस्प्लेसमेंट की, फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में 2 बार हम पढ़ चुके हैं डिटेल में इसको। अगर आगे ऐसे रिएक्शन मिले, मान लो मैग्नीशियम सल्फेट अब कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या रिएक्शन होगी, नहीं, क्योंकि देखो मैग्नीशियम कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो रिएक्शन नहीं होगी। अब ये पहले से स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मोर रिएक्टिव है, और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वाला कम का लेके जाता है। अब कम वाला लीस्ट रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम के सल्फेट को नहीं ले जा सकता है, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो इस केस में लिखते हैं हम नो रिएक्शन। ऐसा कभी भी हो रहा हो, इसके लिए तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है वो इसी टॉपिक के लिए, हम पहले भी पढ़ के आ रखे हैं। वहां पे रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसका मेटल पहले से स्ट्रॉन्ग, मतलब मान लो मैग्नीशियम पहले से स्मार्ट है, तो सल्फेट जाएगी ही नहीं किसके पास, कॉपर के पास, तो वहां पे होगा कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये थी 6 प्रॉपर्टी, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है। मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सोल्ट। अब आ रहा है यहाँ पर 7th, कौन सा, 7th भी कर लेते हैं, 2-4 और छोटी मोटी। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। क्या होता है जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मेटल जब क्लोरीन के साथ, तो मिलते हैं मेटल क्लोराइड्स, क्लोराइड्स। तो ये पॉइंट्स इसलिए कर रहे हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स से, कभी डिफरेंस पूछा जाता है तो ये फ्री के मार्क्स, छोटे मोटे पॉइंट। तो मेटल क्लोरीन के साथ मेटल क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं। एग्जांपल समझते हैं 1 by 1। इसमें भी फिर 2 कंडीशंस आ रही है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि सोडियम पोटेशियम। सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बनाता है, नाम पता है NaCl सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरीन के साथ पोटेशियम क्लोराइड। तो सोडियम और पोटेशियम मींस जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मेटल की बात हो रही है, ठीक है, एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे ही क्लोराइड बना देते हैं, पर जो थोड़े से लीस्ट रिएक्टिव है उनके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो रूम टेम्परेचर, चलो लिख दो 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। बट जो मोर रिएक्टिव, ये तो क्या है, मोर रिएक्टिव हो गया, बट जो लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव बोल लो या लीस्ट रिएक्टिव, तो अगले पेज पे लिखते हैं, इसको नोट करें। अब आते हैं दूसरे, इससे नीचे वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट
तो लीस्ट एक्टिव जो मेटल्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। तो लीस्ट एक्टिव वालों को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा रूम टेम्परेचर से ज्यादा। तो एग्जांपल के लिए जिंक एल्यूमिनियम देख लो, जिंक क्लोरीन के साथ ZnCl2 बनाता है, जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा हाई, ठीक है, तो सही से लिख दे इसको, टेम्परेचर जो होगा वो होगा हाई, हाई टेम्परेचर। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, AlCl3। बैलेंस वगैरह खुद कर लेना जो बाई चांस रह जाए, हाई टेम्परेचर। तो मेटल्स क्लोरीन के साथ क्लोराइड्स बनाते हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है। जो लीस्ट होते हैं उनके लिए हमें हीट देनी पड़ती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ। एंड नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे आ रही है 8th, ये 7th थी, एंड लास्ट को कर लेते हैं 8th, जो कि हाइड्रोजन के साथ। मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है। 8th, मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, मेटल रिएक्ट विद H2, डाई हाइड्रोजन लिख लो, या नॉर्मल हाइड्रोजन ही लिख लेता है। तो मेटल H2 के साथ हाइड्राइड्स बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड्स। जब मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एक्सिस्ट करता है वैसे भी, ठीक है, हाइड्रोजन बोल लो या डाइहाइड्रोजन। तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स एग्जांपल लेते हैं, सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, टेम्परेचर देना पड़ता है यहाँ पे, हीट के प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ बनता है मेटल हाइड्राइड। तो यहाँ बनेगा NaH, जिसको नहीं पता वो ऐसे बना लिया करो, +1 दोनों की वैलेंसी 1 NaH, क्लास 9th के टॉपिक में सीखा भी है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड्स। इसी टाइप से कोई भी मेटल ले लो, जैसे कैल्शियम H2 के साथ हीट करा, तो यहाँ बनेगा CaH2। ये H2 क्या बना है कि Ca और H दोनों की वैलेंसी देखे तो ये 1 ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई CaH2, ठीक है। तो ये होगा कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड्स। तो ये थी हमारी मेटल की लास्ट प्रॉपर्टी। हमने यहाँ 8 केमिकल प्रॉपर्टीज देखी है मेटल्स की। इसके बाद एक और आने वाली है जो कि है मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, जो कि आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। वो बात की बात है, उसको अलग से लेक्चर में करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि है मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमने कवर करी। यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करिए कि लगभग सारी ही प्रॉपर्टीज को हम कवर करें। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा नॉन मेटल्स का, कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या क्या होती है, कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, कितनी है, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो मेटल और नॉन मेटल मिलके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको नोट करें।